तो गाइस ब्रेक के बाद मैं आप लोगों का दोस्त आपका होस्ट मोनिश आपका मोस्ट वेलकम करता हूं पार्ट 2 थर्ड क्लास। तो गाइस हाँ आप क्या करें गाइस, शर्ट वगैरह चेंज कर ली मैंने। एक्चुअली अब माहौल भी थोड़ा ठीक है, अब गर्मी भी नहीं है, एसी भी थोड़ी काम करना स्टार्ट कर चुकी है वापस, तो काफ़ी रिलैक्स लग रहा हूँ। कमिटमेंट है गाइस, देखो तुम्हारे साथ भले ही अब कितनी भी गर्मी हो, कितने भी सेट खराब हो, रिकॉर्डिंग तो करना कंपलसरी है। तो आइए ब्रेक के बाद हम पहला सवाल देखते हैं। एक्स एक सिक्योरिटी है और वाई एक सिक्योरिटी है, दोनों सिक्योरिटीज़ हमें दे रखी है। दोनों सिक्योरिटीज़ के एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें दिए हुए हैं, मतलब वो जो रिटर्न की टेबल हमने फर्स्ट सवाल में निकाल के सॉल्व की थी वैसा नहीं करना है, डायरेक्टली रिटर्न का मीन दिया हुआ है और वैसे ही इस एक्स का एस डी दिया हुआ है और वाई का एस डी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास सब कुछ है, एस डी भी है। हमें तो डायरेक्ट सिर्फ सवाल करना है। और सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है मान लो अगर 100% हम ए में लगाते हैं और 100% अगर बी में लगाते हैं तो क्या होगा, तो जो दिख रहा है वही होगा। 100% अगर ए मतलब एक्स में लगाते हैं तो 12 आपका रिटर्न होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 होगा। अगर आप वाई में लगाते हैं उतना ही तो फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 18 होगा और आपकी रिस्क 18 होगी और आपका रिटर्न 10 होगा। ये तो दिखती भी बात है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, मतलब लास्ट के 2 सवालों का आंसर तो डायरेक्ट निकल रहा है, जो दिया हुआ है वही आंसर है। पर अब पहला सवाल है, बोल रहा है 50-50 ए और बी में लगाओ, मतलब एक्स और वाई में लगाओ। 75% एक्स में और 25% वाई में, 25% एक्स में और 75% वाई में लगाओ। मतलब तुम्हें ये टर्म्स को चेंज करना होगा। सवाल में डेटा एक्स और वाई का दिया हुआ है और ऊपर ए और बी पूछ रहा है, तो सबको एक्स और वाई कर दो ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। इन सबको बच्चों चेंज करके ए बी को चेंज करके एक्स वाई कर दो, समझ रहे हो ना। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी वाई, ऐसा कर दो ताकि तुम्हारा सही रहेगा, काम हो जाएगा। अब हमें सवाल जो करना है, सवाल में 4th और 5th का तो आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली दिया हुआ ही है ना भाई। अगर 100% किसी में लगाते हो तो वो तो आंसर डायरेक्टली भी निकल जाएगा ना, उसमें निकालने की क्या ज़रूरत है। एक फुल सम है एमपीटी का आगे, उसको अभी क्या लेना है, उसको तो अभी नहीं लेना है। इस सवाल में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक्स और वाई के बीच में आर नहीं दिया हुआ है, तो वो आर शायद लिखना भूल गया टाइपराइटर, तो वो आर मैं आपको बताता हूँ आर क्या लेना चाहिए हमें। आर हम ले रहे हैं -0.8। इन दोनों सिक्योरिटी के बीच में जो आर है वो है -0.8। ये आर का फिगर आप एक्स्ट्रा में लिख लो। अब हम बोल रहे हैं, हम डायरेक्टली सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 50-50 ए और बी में लगा रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा। चलो हम शुरू से सारे आंसर ही दे देते हैं। पहला तो लास्ट वाला आंसर दे रहा हूँ पहले, 100% एक्स में और 100% वाई में। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए। 100% अगर एक्स में लगाते हैं और 100% वाई में लगाते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा ई आर और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो दिया हुआ है वही का वही रहेगा, 12 और 20, ये 12 और ये 20 और y का रहेगा 10 और 18। अगर 100% एक्स में लगाते हैं और 100% वाई में लगाते हैं तो रिस्क कटेगी नहीं, सिंपल सी बात है। जो सामने डेटा दिया हुआ है स्क्रीन पर वही तुम्हारा आंसर होगा। पर अगर वही हम 50-50% एक्स में लगाते हैं, सॉरी 50% एक्स में और 50% वाई में लगाते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, बताओ गाइज हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा 0.50 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारा रिटर्न होगा। मतलब ये रिटर्न कितना निकलने वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ 6 और 5 11। फिर भी तुम्हें दिखाता हूँ कैलसी पे करके, हर चीज़ को कैलसी पे कर लिया करो। ये होगा 6 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि देखो बेटा एग्जाम में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं, तो अगर हर चीज़ पे कैलकुलेटर चलाया हुआ होता है तो अच्छा लगता है। 11 मेरा डायरेक्ट भी निकल रहा था पर फिर भी मैंने कैलसी चला लिया, बिकॉज कैलसी चलाते तो अच्छा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। अब हम बात कर रहे हैं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख दो। पहला वेट, मतलब एक सेकेंड, 0.5 का स्क्वायर, दोनों की रिस्क एक बार देख लेता हूँ, और रिस्क है 20 और 18, ओके। मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई है, क्या था
18, मतलब 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू आर हो गया -0.8 और मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 18, मतलब आर मल्टीप्लाई बाय एस डी इंटू एस डी। तो जब हम इसका अंडर रूट करके वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। वैल्यू सॉल्व कैसे होती है तो मेरे को बता देता हूँ। आपको 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना है तो 0.25 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है तो 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मतलब 400 की वैल्यू 100 बदल जाएगी। इसके बाद 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करना है तो ये 324 होगा। 0.5 मल्टीप्लाई वापस 0.5 मतलब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3.324 तो ये वैल्यू बनेगी 81। ये 81 वो 100 मतलब ये हो गया 181। इसके बाद हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना पड़ेगा। सभी फिगर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.8 और मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 80। ऐसे करके तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू को तुम्हें ऊपर वाली वैल्यूज़ में अगर ये माइनस में आ रही है तो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी और फिर उसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने की प्रॉब्लम मैं जानता हूँ तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 50-50% का निकल गया। अब ऐसे ही अगर मुझे 75% और 25% का करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, बहुत ईजिली कर सकते हैं अब हम कि 75% का क्या होगा और 25% का क्या होगा। तो वही बात है, हमारा जो रिटर्न है उसकी जगह वही 0.75 रख दो। मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम्स दिए हुए मैंने। 0.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वही स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम रहेगा 20 और 18, 20 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और मल्टीप्लाई बाय आर मतलब 0.08 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 18। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 75% और 25% के रिस्क। इसके बाद अगर तुम्हारे को पाँचवा वाला करना है, बिकॉज 2 और 2 4 का तो मैंने समझा दिया, वैसे ही पाँचवें वाले में अगर तुम्हें करना पड़ेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 25% और 75% लेना है। मतलब इस बार ये 25% होगा, मतलब तुम लिखोगे 0.25% का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर, मतलब सेम उसका उल्टा करना है और फिर इसके बाद इसका अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई आर वाला फॉर्मूला लगा के। तो सिंपल बात है, आई थिंक कर लोगे। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ गाइस। अगला हम देख रहे हैं फुल सम है एमपीटी का। बोल रहा है एमपीटी का फुल सम आपको करना पड़ेगा। तो बोल रहा है फुल सम में आप कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और फिर बोल रहा है एक्स और वाई दोनों में 0.5% और 0.5% लगा दो। इसका मतलब क्या है गाइस, आपको 0.5% एक्स में लगाना है और 0.5 वाई में लगाना है, मतलब आधा आधा पैसा लगाना है पॉइंट एक्स में और वाई में। और डेटा वही प्रोबेबिलिटी वाला हमें दिया हुआ है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन, बट सवाल ने खुद ने बोला है आपको एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो मैं शॉर्टकट से नहीं जा सकता हूँ, वरना मैं शॉर्टकट से चला जाता। जैसे फर्स्ट सवाल में शॉर्टकट से चला गया था, मैंने लॉन्ग कट खुद ने किया था और शॉर्टकट से मैं चला गया था। पर यहाँ हम शॉर्टकट से नहीं जा सकते, हमें लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा, पूरा लंबा रूट लेना पड़ेगा। हमें आर भी निकालनी है, वहाँ हमने कोवेरिएंस से काम चला लेता, पर अब हमें आर भी निकालनी पड़ेगी। सेम टू सेम डिक्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है, पहला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है। बाकी तो सब क्वेश्चंस तुम वैसे भी कर ही रहे हो, पर ये क्वेश्चन तो पक्का होमवर्क है। एक ये क्वेश्चन देखो, को रिलेशन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन बोला जो मैं करवाऊंगा, बाकी तो सब मैं क्लास में करवा रहा हूँ, तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये भी मैंने दिखा दिया, देखो पूरा करा हुआ है। पी एक्स वाई पी एक्स पी वाई एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर पी वाई माइनस वाई का स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ये पूरी टेबल जो फर्स्ट सम में मैंने दिखाई नहीं थी, फर्स्ट सम में मैंने बनवाई थी और मैंने कहा था तुम बना लेना, तो ये वो पूरी टेबल बनेगी।
और इस पूरी टेबल से जैसे सम 1 सॉल्व किया था, सेम आज की क्लास का स्टार्टिंग का पहला सम, सेम वही थीम पे बेस पूरा फुल फ्लेजेड सम है। और मैं भी इसको फुल फ्लेजेड तरीके से क्यों कर रहा हूँ, और एग्जाम में भी इसको फुल फ्लेजेड तरीके से क्यों करना है, बिकॉज ऑफ दैट हमें एक एक का एसडी पूछा है, मीन पूछा, उनके नंबर है। अगर हमें डायरेक्ट बोलता पोर्टफोलियो का रिटर्न बताओ और पोर्टफोलियो की रिस्क बताओ, तो हम नहीं करते, हम इन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन सबका रिटर्न नहीं निकालते, पर अब हमें निकालने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर निकालो और इस तरह से लंबा टेबल बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह छोटा टेबल काम नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है सर, पूरा टेबल बना लेंगे। अब बोल रहा है कैलकुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगा के मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालो। कैसे निकाले साहब? बोल रहा है आपको जो मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, उसके अलावा पोर्टफोलियो का मीन निकालो और पोर्टफोलियो का रिस्क भी निकालो। और क्या निकालो यार? पर आर का डेटा शायद फिर मिसिंग लग रहा है ना, बिकॉज पोर्टफोलियो का मीन है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, और हमें जो फॉर्मूले में वैल्यूज चाहिए होती है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के लिए एक्स और वाई का, तो हम मिनिमम रिस्क तो निकाल लेंगे, बट मिनिमम रिस्क के लिए हमें एक आर की ज़रूरत पड़ेगी। आर भी निकल जाएगा, चलो हो गया काम। कैसे कैसे निकलेगा बता देता हूँ। तुम्हारे पास मीन है, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सबका मीन भी है। अगर मैं बोलूँ मुझे वेरिएंस बताओ, तो तुम क्या वेरिएंस मुझे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, पर बिना आर के सवाल को कैसे करेंगे? आर की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी ना। हाँ, सवाल में फिर शायद डेटा मिसिंग है, सवाल में डेटा मिसिंग है। क्या किया जाए यार, ये क्या हो रहा है? बहुत मिसिंग मिसिंग डेटा वाले सवाल दिए हुए हैं, ढंग से छापा नहीं है बंदे ने, बोलना पड़ेगा कल उसको। यहाँ जो आर है उसका डेटा मिसिंग है। अगर मेरे पास आर नहीं होगी तो मैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगा बताओ? बिकॉज मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के फॉर्मूला के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा वाई स्क्वायर, मुझे वेट ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा और वेट ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, बिकॉज इस बार वेट नहीं दिए, वेट के लिए मुझे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पूछ रहा है, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी कोवेरिएंस की, और फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स से प्लस वाई के वेरिएंस से और -2 कोवेरिएंस से। तो मेरे पास 2 कोवेरिएंस ही नहीं है, मेरे पास कोवेरिएंस ही नहीं है, मेरे पास आर भी नहीं है, तो आर इज़ मिसिंग इन द सम। तो क्या किया जाए? चलो सम को नया बना लेते हैं, हम सम को थोड़ा न्यू फ्रेम कर लेते हैं। पूरा सम लोग तुम लोग उतारो, पूरा सम पहले, पूरे सम में सिर्फ तुम्हें ये 3 बातें नहीं उतारनी है। आज की क्लास में 2 सम आए, दोनों ही बहुत गलत गलत सम आ गए, पर चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो आ गए यार। ये नहीं लिखते हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास कोवेरिएंस जो होगा वो एक्स और वाई का हम लोग मान लेते हैं -108। हम ये कोवेरिएंस लिख लेते हैं, और अब हम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम पहले निकालेंगे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, और फिर हम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से जो वेट आएगा उन दोनों वेट्स को लेंगे, एक्स के लिए एक वेट और वाई के लिए एक वेट। जो दोनों वेट्स आएंगे उन वेट्स का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और उन वेट्स के बेसिस पे हम पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। मतलब अगर सवाल में कभी वेट नहीं दिए हुए हो तो हमें वेट निकालने पड़ सकते हैं। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो की मदद से पहले वेट निकालेंगे और फिर उन वेट को देके पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो की रिस्क निकालेंगे। तो हमने कहा पहले मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं। मुझे खाली पेपर चाहिए, खाली शीट खाली शीट खाली शीट, कहाँ ये? पहले मुझे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो चाहिए, मुझे मतलब मुझे वेट लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। वाई का वेरिएंस सवाल में क्या होगा? वाई का वेरिएंस होगा 12.95 का स्क्वायर, सॉरी वो तो एक्स का होगा। वाई का वेरिएंस होगा 11.1227, तो मैंने कहा 11.27 का स्क्वायर -108, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय 11.27 का स्क्वायर प्लस उसका खुद का वेरिएंस कितना है? उसका खुद का वेरिएंस होगा 12.95 का स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई बाय -108। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो सॉल्व करके हमें वेट ऑफ एक्स पता पड़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 11.27 मल्टीप्लाई बाय 11.27, तो वैल्यूज़ निकल के आ रही है 127 ये वैल्यू निकल के आ रही है 127.0129। और इसके बाद मुझे नीचे वाली वैल्यूज़ भी निकाल लेनी चाहिए। 11.28 मल्टीप्लाई बाय 11.27 मल्टीप्लाई बाय 11.27, तो ये वैल्यू आ गई 127.0129 प्लस करना है इसमें 12.95 मल्टीप्लाई बाय 12.95, ये वैल्यू आ गई 161.725 और ऊपर हमें -108 प्लस हो जाएगा। और इसके बाद नीचे है -2 मल्टीप्लाई 108, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 216, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस हो जाएगा। तो वैल्यूज़ जो होगी वो होगी 127.0129 प्लस 108 ऊपर, और नीचे बनेगी वैल्यू 127.0129 प्लस 167.7025 प्लस 216। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा कुछ इस तरीके का। गाइस सभी लोग मैं जो फिगर बोल रहा हूँ वो चेक करते रहे, मैं कैलकुलेशंस पूरी दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ खुद आप लोगों की तरह ही पेन और पेपर लेके। आप लोगों को भी वैसे पेन और पेपर लेके पहले ऊपर का पूरा सॉल्व कर देना है, फिर नीचे का पूरा सॉल्व कर देना है, समझ रहे हो ना। अगर ऊपर और नीचे दोनों का आप अगर सॉल्व कर देते हो तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट निकल जाएगा। बस आपको सॉल्व करके सिर्फ वैल्यूज़ ही निकालनी है गाइस। तो वैल्यूज़ में उम्मीद करता हूँ आप इतने भी मैथमेटिकल में वीक नहीं होंगे, मतलब मैथमेटिक्स में, कि आप ये वैल्यूज़ ना डिराइव कर पाएँ, ये वैल्यूज़ ना निकाल पाएँ। इतनी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट या नहीं है जो ये वैल्यू ना निकाल पाए। 235.0129 डिवाइडेड बाय 510.7154 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 46% करीब आएगा एक का वेट। मैं अप्रॉक्स वेट ले रहा हूँ, ये 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और दूसरे का वेट आएगा 53.98 के करीब, मतलब 54 के करीब का वेट आएगा। यही वेट आपको लेना चाहिए, 46 और 54। एक का वेट निकाला और दूसरे का वेट हो गया 1 माइनस पहले का वेट, तो आपको भी 2 का वेट नहीं निकालना चाहिए। अगर x का वेट आपका 46 आता है तो आप y का वेट निकाल लोगे 1 माइनस वेट ऑफ x, तो डायरेक्टली निकल जाएगा, बिकॉज वेट की टोटल एक ही होती है हमेशा। ये मुझे बताना था बस। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। इसके बाद मुझे पोर्टफोलियो का वेट बताना है, मतलब पोर्टफोलियो में मेरे पास 2 चीज़ें हो गई, एक x हो गया एक y हो गया। इसका वेट 46 है, इसका वेट 54 है, मतलब 0.46 और 0.54 मल्टीप्लाई बाय इनका रिटर्न कर दो और बीच में प्लस लगा दो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाएगा। और वैसे ही मुझे अगर रिस्क निकालनी है तो रिस्क कैसे निकलेगी दोस्तों। रिस्क निकालने का तरीका वही 0.46 का स्क्वायर, x की रिस्क का स्क्वायर प्लस 0.54 का स्क्वायर और y की रिस्क का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट इंटू कॉव। तो आई थिंक ये तो बहुत इजीली कर लोगे तुम, और इसका अंडर रूट कर देना लास्ट में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल जाएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिस में चला गया सम, ये सम भी पूरा प्रैक्टिस में चला गया। सिर्फ मुझे एक बार मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो तुमने निकाल के बता दिया तुम्हें, ताकि उससे तुम थोड़े निश्चिंत हो जाओगे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेते हैं, वहाँ वेरिएंस लेते हैं। बस मेरा ये बताने का मकसद था, वेरिएंस माइनस को वेरिएंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 को वेरिएंस। बस अगर ये समझ लिया तो सवाल बहुत ईजिली कर लोगे। इस सवाल में एक मिस्टेक थी, ये हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आर जो इस सवाल में होनी चाहिए थी वो नहीं है, वरना आंसर पोर्टफोलियो का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है वही आता। अब हम एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम एक नेक्स्ट सवाल लेंगे। तो मैंने कहा अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया आज की क्लास में वो कुछ इस तरह से रहा है हमारा। मुझे पता है थोड़ा सा रिवीजन करना ज़रूरी होता है बच्चों। देखो ये SFM है,
तुम इसे पहली बार झेल रहे हो, तो मुझे तुम्हारे को बार बार बताना पड़ता है कि हम कहाँ से उठे हैं और क्या क्या करते जा रहे हैं। तो हमने कहा आज हमने सबसे पहला सम जो लिया था बहुत ही भारी सम था, ऐसा सम हमने देखा कि जिससे मज़ा आ गया हमें। हमने ये वाला सम लिया था, आज का फर्स्ट सम था 80% 20%, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने कहा ये जो सम मैंने करवाया था, इस सम में पूरी बड़ी टेबल बना लो, पी एक्स पी वाई पी एक्स माइनस एक्स बार पी वाई माइनस वाई बार पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पी एक्स माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और उसके अलावा फिर एक और टेबल पी एक्स माइनस एक्स बार और पी वाई माइनस वाई बार, ऐसे टोटल 10 कॉलम बन जाएंगे। वो 10 कॉलम का सम भी कर सकते हो। कब? जब सवाल में स्पेसिफिकली बोले कि x का रिटर्न बताओ, y का बताओ, x का एक्सपेक्टेड रिटर्न, x का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों के बीच की कोरिलेशन, तो पूरी टेबल बनाओ। वरना इसको शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है। कैसे? डायरेक्टली 40 का 80% तुम्हारा होगा और 10 का 20% तुम्हारा होगा, तो टोटल तुम्हारा जो रिटर्न होगा वो 40 का 80% और 10 का 20%, मतलब 2, तो टोटल 34 तुम्हारा होगा पहला वाला। दूसरा वाला जो रिटर्न होगा उसमें तुम्हारा 20 का 80% तुम्हारा होगा और 50 का 20% तुम्हारा होगा। और ऐसा करके हमने डायरेक्टली सवाल को सॉल्व कर लिया था। मैंने कहा था उस तरह से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है और इस तरह से भी किया जा सकता है। थोड़ा आसान मेथड हो गया। बिकॉज ऑफ दैट आसान कैसे हो गया, हमने डायरेक्टली पोर्टफोलियो का रिटर्न ही निकाल दिया। इससे हमारा समय बचेगा एग्जाम में, बस इतना ही फ़ायदा है इसका। इसके बाद हमने सेकंड सवाल लिया। सेकंड सवाल एक अच्छा सवाल था। इसमें हमें 2 आंसर्स देने थे, एक मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकाल के बताना था और दूसरा मैं बोल रहा था 70 और 30% अगर ए में लगाया और सी में लगाया तो रिस्क कितनी होगी। पिछले सवाल में हमें रिटर्न सबका निकालना था, स्टैंडर्ड डिवीजन सबका हमने निकाला था। इस सवाल में हमें सब कुछ दिया हुआ है। डायरेक्टली ए और सी के बीच में हमें 2 चीज़ें निकालनी थी। एक तो निकालना था इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों हमने निकाल दिए थे। बिकॉज हमें वेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए और हमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में मैंने बोला था गलती है, आज की क्लास में थोड़े सवालों में गलतियाँ थी, इसलिए वापस करा रहा हूँ हर सवाल को रिवाइज। यहाँ कोवेरिएंस एक्स और वाई दिया हुआ है। ये मैंने कहा टेबल में खुद के सामने वेरिएंस होगा और खुद का दूसरे के सामने कोवेरिएंस होगा। मतलब ए का ए के सामने वेरिएंस हो सकता है और ए का बी के सामने क्या होगा, ए का बी के सामने कोवेरिएंस, ए का सी के सामने कोवेरिएंस। इस तरीके से हमें करना था। हमें मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भी निकालना था। किसका किसका लेके? हमें बी और सी के बीच में मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना था। हमने कहा वेट ऑफ सी निकालने का हमारा तरीका क्या होगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर चाहिए माइनस कोवेरिएंस चाहिए माइनस हमें चाहिए बी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस सी के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस। वैसे ही अगर एक का वेरिएंस निकल जाएगा तो दूसरे का वेट क्या होगा, तो दूसरे का वेट होगा वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ सी। ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है, वरना हम दोनों का फॉर्मूला लगा के अलग अलग निकाल सकते हैं। हम पहले अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मैंने अभी ये शॉर्टकट दे दिया तो फिर हम ये शॉर्टकट अपनाएंगे एग्जाम में। इसके बाद हमने कहा था अगला सम हमने लिया आज का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम था। इसमें हमें पता पड़ा कि कौन सी सिक्योरिटी वेस्ट है और कौन सी वेस्ट नहीं है। तो हमने कहा इसमें सिर्फ 3 ही सिक्योरिटी है जो काम की है। वो काम की सिक्योरिटी है यू, डब्ल्यू और वाई। फिर मैंने कहा तुम यू और डब्ल्यू में अगर लगा रहे हो पैसा तो उससे अच्छा तुम्हारा वाई का रिजल्ट भी आ सकता है। बिकॉज यू और वी के बीच में जो कोरिलेशन है वो +1 है और +1 रिस्क को काटता नहीं है। इस लॉजिक पे पूरा सम बेस्ड था। फिर हमने कहा रिवीजन करते हैं हम पोर्टफोलियो की वेरिएंस मीन थ्योरी को। मैंने कहा वेरिएंस मीन थ्योरी यही बोलती है R+1 से कम रिस्क वाले पोर्टफोलियो को शामिल करो। 2 सिक्योरिटीज़ जिनमें R+1 से कम R है उसको शामिल करो अपने पोर्टफोलियो में, उन दोनों का पोर्टफोलियो बनाओ, उससे तुम्हारी रिस्क कम होगी। ये पूरी थ्योरी थी। इसके बाद मैंने एक ग्राफ बना के समझाया कि अगर 100% बी में लगाया और 100% ए में लगाया और फिर हम इन दोनों से अगर कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से बैंड में आएगा। बिकॉज ऑफ दैट रिस्क कटती जा रही है और फिर धीरे धीरे हम वापस ए के पास पहुंच जाएंगे बी से। बिकॉज 100% वापस ए में आ जाएगा और 100% बी में, तो इन दोनों से इस तरह का ग्राफ बनेगा। पर अगर R+1 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये मैंने बता दिया था थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। इसके बाद हमने आज ब्रेक के बाद जो सम किया वो ये सम था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है ये। इसने बोला कि हमें 100% लगाओ एक बार 50%, 75%, 25% और 75% लगाओ। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस एमपीटी में हो रही है तुम्हारी इन सभी सम्स से। इसके बाद हमने कहा ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छा सम था। इसके बाद हमने अगला सम देखा। अगला सम कुछ इस टाइप का सम था।
ये सम तो कम्प्लीटली होमवर्क चला गया, बिकॉज ऑफ दैट ये जस्ट रिपीटेड सम है फर्स्ट सम का, बस इसमें आंसर ज़्यादा पूछे हुए हैं। इस सम में मैंने बोला एक कोवेरिएंस का टर्म मैंने लिखा दिया कि आपको इस सम में कोवेरिएंस -108 लेना है, आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है जो निकलेगा 46 और 54। आपको उन दोनों वेट्स से पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालना है। जब आप पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालोगे तो ये मीन दिया हुआ 0.46 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.54 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के बीच में प्लस लग जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। पोर्टफोलियो की रिस्क के लिए वही 0.46 का स्क्वायर और इस 12.5 का स्क्वायर सेम इसी तरह चलेगा, प्लस 0.54 का स्क्वायर और 11.27 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वेट इंटू कॉव, इस तरीके से निकल जाएगा। मैंने करवाया नहीं है, तुम्हें बता दिया है तो तुम कर लोगे बहुत ज़्यादा ईजीली। मैंने कहा मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो जब भी निकालेंगे तो एक का तो वेट निकाल लेंगे और दूसरे का जो वेट होगा वो 1 माइनस पहले का वेट होगा, तो ये भी अब तुम कर लोगे। आई नो कि मैं सवाल को ज़्यादा पूरी तरीके से सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने एक थीम बता दी है, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने बना दिया, सिर्फ तुम्हें कैलकुलेटर चला के बस आंसर्स को निकालना है। हाँ, हो सकता है एक बार आंसर गलत निकले तो वापस टाइप करना, वापस देखना, तो आंसर सही निकलने लग जाएंगे। ये ज़रूर तुम्हें करना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत तुम्हारी लगेगी। अब मुझे जो करवाना है, मैंने क्यों रिवीजन करवाया, बिकॉज ऑफ दैट अब मुझे 3 सिक्योरिटी का सवाल करवाना है तुमसे। देखो तुम्हारे सामने 3 सिक्योरिटीज़ दे रखी है और बोला तीनों में इक्वली वेट डालो, तो हमने कहा तीनों में इक्वली वेट डाल दिया हमने, 1/3 1/3 और 1/3, मतलब तीनों का जो वेट रहेगा पोर्टफोलियो में वो रहेगा 1/3 1/3 और 1/3। बोल रहा है सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, इससे ज़्यादा भारी सम आ नहीं सकता है। दैट वाज द अल्टीमेट सम। 3 चीज़ों का हमसे पूछ लिया, मुझे इतनी देर यही डर था कि 3 चीज़ों का हमसे ना पूछे, और उसने 3 चीज़ों का पूछ के साबित कर दिया कि बस इससे भारी कुछ नहीं हो सकता। ये अल्टीमेट भारीपन दिखा दिया मुझे इसने। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो वो तो बहुत सिंपल होगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24 और प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22। इसको मैं इक्वल करूँगा तो मेरा ERP तो निकल गया, पर अब मुझे रिस्क निकालनी है और रिस्क का फॉर्मूला बहुत ही भयानक बनने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास पहली बार 3 वेट आए हैं और 3 वेट हैं, तीनों का अपना अपना R है, तीनों का SD है। ओ भाई रे भाई, बहुत भारी फॉर्मूला और बहुत बड़ा बनने वाला है। तुम्हें भी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है। एग्ज़ाम में इस तरह के सम मेरे हिसाब से तो बहुत कम आते हैं, बट फिर भी देखो अगर आ जाए तो मैंने एक सम प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ले लिया है, ताकि तुम्हें एक बार प्रैक्टिस हो जाए पूरा फॉर्मूला लिखने की कम से कम। वेट प्लस वेट ऑफ y का स्क्वायर और SD ऑफ y का स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस वेट ऑफ z का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ x, वेट ऑफ y और वेट ऑफ z। यहाँ तक तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, पर अब हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज अब हमें जो पेयर्स बनाने ना उनमें थोड़ी दिक्कत होगी। हमें जो पेयर्स बनाने पड़ते हैं, मैंने बताया कितने पेयर्स बनेंगे बताओ। कोवेरिएंस के टोटल 3 पेयर बनेंगे। कॉव का किसके साथ रिलेशनशिप बनेगा, एक बार बनेगा कॉव XY, एक बार बनेगा कॉव XZ, एक बार बनेगा कॉव YZ, मतलब टोटल 3 कॉव आएंगे। अब 3 कॉव आएंगे, अगर हमारे पास कॉव नहीं है R है तो एक बार R मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ X मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ Y, फिर एक बार R मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ X और मल्टीप्लाई SD ऑफ Z, फिर एक बार R मल्टीप्लाई SD ऑफ Y और मल्टीप्लाई बाय SD ऑफ Z। इस तरह का नीचे भयानक R से रिलेटेड और बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, मतलब हमें 3 कॉव लेने पड़ेंगे। अब मतलब सवाल एक बहुत बड़ा हो गया है, तो ये मुझे अभी करवाना पड़ेगा। पूरा सवाल का एक बार देख लो स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला देख लो, इसके बाद इस पर रूट ऑल लगाना पड़ेगा और इस तरह से एक भयानक वैल्यू यहाँ निकलने वाली है।
ये पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जब 3 टर्म आ जाए, तो ये 3 टर्म का सम हमें करना है और इस सम को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, अब मुझे तुम्हें ये करवाना पड़ेगा, इसमें तीन वेरिएबल आ गए हैं। तो मैंने कहा तीन वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला एक बार वापस लिख रहा हूँ गाइस, WX का वेट स्क्वायर। अब पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला लिखूंगा। उस समय भी मैंने थोड़ा आधा अधूरा फॉर्मूला लिखा था जान पूछ के थोड़ी देर पहले, मुझे पता था कि तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। सहने की भी एक लिमिट होती है एक इंसान की। वेट का स्क्वायर SD ऑफ Y का स्क्वायर प्लस, ढंग से देखना कंप्लीट फॉर्मूला होने वाला है इस बार। मुझे पता है देखते ही तुम्हें डर तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, अब लगेगा तो लगेगा। अब हमें पेयर बनाने पड़ेंगे गाइस, देखना इस चीज का पेयर बनेगा 2 इंटू वेट इंटू यहाँ पे अगर कोवेरियंस होता तो कोवेरियंस, और कोवेरियंस नहीं है तो फिर R इंटू एस डी। वेट के बाद R इंटू एस डी, मतलब R इंटू एस डी। अब अगर ये कॉम्बिनेशन X और Y का है तो फिर X और Y का कॉम्बिनेशन आएगा। इसके बाद नीचे सेम ऐसा का ऐसे ही 2 इंटू वेट इंटू R इंटू एस डी। ये कॉम्बिनेशन होगा किसका, Y और Z का मान लो। तो वैसे ही फिर X और Z का कॉम्बिनेशन भी होगा, मतलब ये जो 2 और 2 का कॉम्बो है 3 बार आएगा, 3 बार ऊपर ये और 3 बार नीचे ये कॉम्बो। तो टोटल 6 कॉम्बो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आंसर निकलेगा। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए 6 कॉम्बो सॉल्व करने पड़ेंगे। वेट स्क्वायर इंटू एस डी स्क्वायर, वेट स्क्वायर इंटू एस डी स्क्वायर, वेट स्क्वायर इंटू एस डी स्क्वायर, पहला ये। दूसरा 2 इंटू वेट इंटू कॉब, या फिर 2 इंटू वेट इंटू एस डी इंटू आर, फिर 2 इंटू वेट इंटू कॉब, या फिर 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू एस डी, और नीचे वाला फिर 2 इंटू वेट इंटू कॉब, या फिर 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू एस डी और एस डी। मुझे पता तुम कह रहे होंगे क्या क्या बोल रहा है पागल इंसान, पर यही फॉर्मूला बनेगा इसी स्ट्रक्चर में, ये 3 बार लिखा जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पूरे फॉर्मूला को वापस एक बार बताता हूँ, सम में क्या क्या फिगर्स हैं हमारे पास, उन फिगर्स से बात करेंगे। थोड़े लंबे फिगर्स हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, लंबे होंगे तो हमें करना तो पड़ेगा ही। 1/3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चलूँगा, 30, 26 और 24 है, तो मतलब 30 का स्क्वायर प्लस हमें करना पड़ेगा वापस वही 1/3 का स्क्वायर। थोड़ा सा मुझे शॉर्ट करके लिखना पड़ रहा है। 30 की जगह इस बार आएगा 26, तो यहाँ लिखूँगा 26 का स्क्वायर प्लस वापस 1/3 का स्क्वायर, यानी कि अब z के लिए चल रहा है। और फिर z का क्या लिखा हुआ है, 24 है z का, तो मुझे z का लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा। क्या करें, सवाल सम बहुत बड़ा हो रहा है। ये 24 का स्क्वायर, अभी मुझे इन सबका रूट भी करना पड़ेगा बाद में। फिर प्लस 2 इंटू, मैं x और y का लूँगा पहले, तो मैं बोलूँगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय x और y का r कितना है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। x और y का r ये दिया हुआ है, a और b का जो r है वो मैं x और y ले रहा हूँ, a b c को मैं x y z यूज़ कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना। a और b का हो गया 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5 है वो, बिकॉज 5 तो होता ही नहीं r कभी, वो 0.5 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय एस डी कितना है 30 a का और b का 26 या फिर y का 26, और उसके बाद फिर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और इस बार हम लेंगे किसका, y और z का, या बोलूँ तो b और c का। ये वेट है 0.4, ये वेट कितना है 0.4, तो यहाँ आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 26
और 24। इसके बाद फिर हम करेंगे, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 की जगह इस बार क्या आएगा देखना पड़ेगा। x और z का क्या आंसर निकल के आ रहा है, तो हमने कहा x और z का निकल के आ रहा है 0.6, तो यहाँ आएगा 0.6। फिर आगे आएगा मल्टीप्लाई बाय 30 और फिर आएगा मल्टीप्लाई बाय z का 24। ये इतनी सारी वैल्यूज़ आएगी हमारी, और फिर हमें इन इतनी सारी वैल्यूज़ का अंडर रूट और करना पड़ेगा। जैसे ही हम इनका अंडर रूट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। अब तुम्हें सिर्फ इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है अपने कैलसी पे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि सब बच्चों की हेल्प हो जाए। मैं भी सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि आंसर क्या आने वाला है, बिकॉज इतना सारा डेटा हम सॉल्व करेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते हैं इस टाइम को कंज्यूम करना, बिकॉज मैंने बताया ये 45 क्लासेस में समराइज करना है बैच को, तो पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, बस अब तुम्हें सिर्फ इसका आंसर टाइप ही तो करना है। इतनी उम्मीद रखता हूँ मैं कि तुम कर लोगे। मैंने बता दिया जब 3 होता है तो फॉर्मूला कैसे चलता है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चलेगा, 3 बार वेट वगैरह ये आएगा और फिर इनका स्टैंडर्ड डेविएशन और करना पड़ेगा। पहले मैंने एक बार गलत फार्मूला लिखा, फिर एक बार सही फार्मूला लिखा ताकि तुम्हें हार्ट अटैक ना आए, तो मैं हार्ट अटैक से बचाने के लिए। और ये जो सॉल्यूशन मैंने किया था, अब ये सॉल्यूशन तुम्हें कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैंने पूरा सॉल्यूशन बना दिया तुम्हारे लिए, अब कंप्लीट तो तुम कर लोगे, इतनी मुझे उम्मीद है। इसके बाद अब हमें बताना है क्या है, देख लेते हैं। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। अगला सम बोल रहा है पीएम से निकालो, ओल्ड कोर्स का पीएम डाउनलोड करो और उसका क्वेश्चन नंबर 34 है वो निकालो। पीएम का क्वेश्चन नंबर 34, बिकॉज अब मीन वेरिएंस थ्योरी लगभग अपने एंडिंग जोन की तरफ बढ़ रही है। अब हमें क्या क्या करना है, एक 34 नंबर सम करना है, एक हमें 15 नंबर सम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ये भी एक अच्छा सम है। इसके बाद हमें जो करना है, अब हम देख लेते हैं और कौन सा सम है इसके साथ में। इसके साथ में फिर ये वाला सम हमें करना है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्ड और स्टॉक का एक सम है, मतलब टोटल 3 सम करना है। 3 सम के बाद हमें पीएम के एमपीटी के सम करने हैं सारे के सारे। मतलब हमारे पास टोटल 3 सम तो यहाँ से है, उसके अलावा पीएम के सारे सम करने हैं ओल्ड कोर्स वाले। अब एमपीटी के, मतलब एमपीटी के सवाल चलेंगे अब हमेशा, तो एमपीटी के सवाल नेक्स्ट क्लास तक मूव नहीं करेंगे, हम इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे सारे। पीएम के सारे सम हमें करने हैं इस क्लास में, साथ में हमें करने हैं 3 सम जो भी बचे हुए हैं वो, और उसके बाद हमें करना है एक फंड टू फंड का क्वेश्चन आएगा, वो हमें एक और करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फंड टू फंड के सवाल के बाद, 1 मिनट रुकिएगा गाइज, फंड टू फंड के सवाल के बाद हमें एक और सम करना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट। फंड टू फंड सवाल के बाद एक कॉर्नर पोर्टफोलियो थ्योरम का सम है, यहीं लिख देता हूं मैं, कॉर्नर पोर्टफोलियो थ्योरम। बस ये हमारा एंडिंग जोन होगा एमपीटी की तरफ। तो हमारे एमपीटी के एंड में 2 सम होंगे, फंड ऑफ फंड और कॉर्नर पोर्टफोलियो। ये बिल्कुल अलग है, इनकी थीम थोड़ी सी हटके है, अभी तक जो हमने किया उससे थोड़ा हटके पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या कर लिया है, अब हमें कितना करना है वो मैंने बता दिया, अब हम उनको कर लेते हैं। चलिए आइए, हमने 3 स्टॉक तक सीख लिया, अब हमें सवालों की लैंग्वेज पढ़ना सीखेंगे। मतलब ये सवाल एंडिंग सवाल था मेरे एग्जाम्पल्स का। अब मेरे एग्जाम्पल, सिर्फ मेरा एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, वो एग्जाम्पल हम करेंगे और उसके बाद मेरे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए बस। अब जो भी बचे हुए हैं सब और सब पीएम के सम है। आईसीआई ओल्ड कोर्स का पीएम आपको डाउनलोड करना है। ओल्ड कोर्स के सेक्शन में जाके उस पीएम का चैप्टर नंबर 7 है ये, वो चैप्टर नंबर 7 के सारे सम्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। अब हम उन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ अपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाई है, अब हम पीएम के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। पीएम का 34 हम पहले ले रहे हैं, उसके बाद पीएम के बचे हुए 7 से 8 सम होंगे, हम वो लेंगे और 2 मेरे एग्जाम्पल्स लेंगे बस। मतलब हमें टोटल 10 सम और करने हैं। अब हम लैंग्वेज को रीड करेंगे, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, इसलिए अब मुझे पीएम के सम करवाने। अभी तक तो मैंने अपने एग्जाम्पल्स में भर भर के करवा दिया, अब मुझे अपना एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नंबर 15 तुम्हें करवाना होगा और एक मेरा एग्जाम्पल होगा गोल्ड वाला, गोल्ड और स्टॉक का, ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है 2 सम। पहले हम ये वाला मेरा एग्जाम्पल कर लेते हैं,
क्योंकि मेरे एग्जाम्पल के बाद सिर्फ पीएम के सम्स बचेंगे, तो फिर हम पीएम के सम्स पे आ जाएंगे, फिर हम पीएम के सम करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं मेरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। बोल रहा है बताओ पहले तो दोनों स्टॉक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कल की तरह की बात आ गई, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो बताओ दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करें। तो मैंने कहा जिनका सीवी हाईएस्ट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। सीवी कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों में से जिसका बेटर होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सीवी होगा, लोअर द बेटर होता है सीवी, बिकॉज सीवी का आंसर रिस्क में आता है, तो ये तो हम कर लेंगे। दूसरा बोल रहा है हाफ एंड हाफ इन्वेस्ट कर दो, इसमें हाफ लगा दो, इसमें हाफ लगा दो। हम इतने सारे हाफ हाफ लगा चुके हैं कि अब हमें लगता है ये तो बेवकूफ़ हो गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो आ गया हमारा रिटर्न, सिंपल। इसके बाद हमारा रिस्क क्या होगा, तो रिस्क के लिए फिर वही फॉर्मूला बड़ा वाला, मतलब क्या फॉर्मूला रहेगा यही बता देता हूँ, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 22 का स्क्वायर। अब मुझे भी लगता है तुम्हारी भी हैबिट हो गई होगी, 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय आर दिया हुआ है -0.4 और मल्टीप्लाई बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 22 और फिर मैं बोल दूंगा इसका कर दो रूट ओवर, तो तुम्हारा आंसर निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सम हो गया एक तरह से। हम इतने सारे सम्स में जो प्रैक्टिस करके आए हैं वही हमें बार बार करवाने के लिए कह रहा है, तो बेकार हो गया है। तो अब हमारे जो सम्स बचे हुए हैं, एक मेरा बेहतरीन एग्जाम्पल और है, और उस एग्जाम्पल के बाद हम सिर्फ और सिर्फ पीएम के बचे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। पीएम के बचे हुए 10 क्वेश्चंस हमें करने, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के करने। वो 10 क्वेश्चंस, वो टोटल 10 ही है। वो 10 के बाद एक कॉर्नर पोर्टफोलियो का क्वेश्चन करना है और एक हमें करना है फंड टू फंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो हमें अब जो क्वेश्चंस करने हैं वो 12 क्वेश्चंस और करने, टोटल 12 क्वेश्चंस और करने हैं और एक मेरा एग्जाम्पल, मतलब टोटल 13 क्वेश्चंस और करने हैं। और फिर हम सीधा अगली थ्योरी पे बढ़ेंगे जिसका नाम है CMT। 13 क्वेश्चंस के बाद 13 में से एक मेरा एग्जाम्पल है और बाकी 12 पीएम के क्वेश्चंस हैं। ये जो 12 पीएम वाले क्वेश्चंस है उसके पहले मेरा एक एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं। बोल रहा है एक मीडिया कंपनी है, समझ रहे हो, एक मीडिया कंपनी है और एक है अदर हाफ, मतलब हम हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हाफ कंज्यूमर प्रोडक्ट में लगा रखा है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क हमें दे रखी है। बोल रखा है एस्टिमेट द वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टार्ट विथ R-1। बोल रहा है इन दोनों के बीच में R-1 का रिलेशनशिप रहेगा जिसे तुम्हें 2 से बढ़ाना है, मतलब 0.2 बढ़ाते चलना है। ओके, और +1 की तरफ ले जाना है, समझ रहे हो। ये बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है टी बोल रहा है मीडिया कंपनी को, टी बोल रहा है, और ये यू बोल रहा है कंज्यूमर फोरम को, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट को ये यू बोल रहा है। मैंने पूरा सम तुम्हारे सामने समराइज कर दिया, एक बार समराइज कर देता हूँ। ये मुझे बोल रहा है सम कि आपको एक टी और एक यू है, टी का मतलब मीडिया और यू का मतलब कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये बोल रहा है इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 और एक स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमें 40, और बोल रहा है आपको इन दोनों में 0.50 और 0.50 का वेट लगाना है और आपको इनका रिस्क निकालना है जब इनका R-1 हो। तो हम सबसे पहले R को -1 मानेंगे और T और U से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद क्या करेंगे, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। एक बार R-1 रख के एक बार R-1 में से 0.2 कम कर देंगे, मतलब क्या करेंगे हम +1 तक जाना है हमें, -1 -0.2 हम 0.98 लेंगे, फिर 0.96 और 0.94 करके ऐसे करके हम पूरे पीछे की तरफ चले जाएंगे और हम +1 तक पहुंचेंगे, समझ लो ना। -1 से +1 की तरफ हमें जाना है। तो सर ये तो सवाल है कि क्या ऐसे, तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इक्वेशन बना देंगे हम,
समझ रहे हो ना, जब हम r-1 रखेंगे ना तो हम एक इक्वेशन का डिराइव कर देंगे। हमारे पास क्या नहीं दे रखा है, हमें नहीं दे रखा है रिटर्न, हमें क्या नहीं दे रखा है, रिटर्न हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे पूरे सवाल में। वो जो इक्वेशन बनेगी उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसी सम को हम सबसे एंड में करेंगे पीएम के सारे सम करने के बाद, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सम है। इस इंपॉर्टेंट सम से फिर मैं फंड टू फंड और कॉर्नर पोर्टफोलियो की तरफ मूव करूंगा। मुझे इस सम को तुम्हारे दिमाग में बैठाना था कि सम क्या चाह रहा है। सम चाह रहा है -1 से लेके +1 तक के सारे कोरिलेशन से तुम सम को सॉल्व कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते चलो। एक बार -1, एक बार -98, फिर एक बार -9.6, फिर 9.4 करते 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 प्लस तक पहुंचो, और मतलब सम क्या बोलूँगा क्या पता क्या बन जाएगा। तो इसीलिए हमें इस सम के लिए एक इक्वेशन को ड्राइव करना पड़ेगा, वरना इस सम को नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो गया ना सम को करना। तो सम में एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो सम खुद बोल रहा है हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन है वेरिएंस इक्वल टू FR। मतलब अगर एक बार तुम वेरिएंस निकाल लेते हो तो ये जो वेरिएंस होगा इसके साथ R का फंक्शन है FR, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ ना, इस फंक्शन से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। और हम क्या इक्वेशन डिराइव कर लेंगे भाई, पहली बार जब हम R निकालेंगे तो R को वेरिएंस के साथ रखेंगे। हम बोलेंगे r-1 पे क्या वेरिएंस रहने वाला है, तो हम बोलेंगे r-1 पे हमारा वेरिएंस ये रहने वाला है। वैसे ही R अगर 98 होगा पॉइंट तो वेरिएंस क्या रहने वाला है। ऐसा करके हमें वेरिएंस और R की एक टेबल बनानी है, तो हम इक्वेशन से वो टेबल बना लेंगे। तो कोई भी बच्चा इस सम की अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो थोड़ा दिमाग लगाएगा तो कर लेगा, बट मैं इस सम को सबसे एंड में रखूँगा। तो अब मुझे जो सम कराने हैं वो सारे PM के कराने हैं, और PM के बाद ये सब कराना है। तो PM में टोटल कितने सम है, वापस बोलता हूँ, PM में हम टोटल 9 सम को करेंगे। एक सम हम इस कोरिलेशन वाला ये करेंगे, इसके बाद हम 2 सम करेंगे फंड टू फंड और कॉर्नर थ्योरम, मतलब 9, 10, 11 और 12। टोटल हमें 12 सम की प्रैक्टिस करनी है। 12 सम हम पार्ट 3 में करेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेके, और पार्ट 3 में हम MPT थ्योरी को खत्म कर देंगे। तो आज हमारा टारगेट होगा MPT को खत्म करना। अब अगले 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलने वाले हैं MPT का प्रैक्टिस मैनुअल के साथ में एक ये सम और लेंगे, फंड टू फंड लेंगे और कॉर्नर पोर्टफोलियो लेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को MPT पार्ट 1 को खत्म कर देंगे। और कल की क्लास से हम CMT स्टार्ट करेंगे, जो पोर्टफोलियो की क्लास नंबर 4 होगी। चलिए गाइस 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर मिलते हैं।